हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। चलिए, हम लोग पिछले लेक्चर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो 2 मिनट में हम लोग पिछले लेक्चर का एक बार रिव्यू ले लेते हैं और उसके बाद आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आपको बताया था। ओके, तो क्या थे बेसिक? मैंने आपको कंपेयर करके बताया था किसके बारे में, फिंगरप्रिंट्स के बारे में। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए किसी पर्सन के किसी फिंगर की अगर धारियों को कोई फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एनालाइज करता है तो ये देखता है कि हमारी उंगलियों की धारियों में कुछ विशेष बार बार रिपीट होने वाले बैंड्स पाए जाते हैं। मान लीजिए ये हमारे राइट हैंड का थंब है। तो किसी दूसरे पर्सन के राइट हैंड का थंब की अगर किसी धारी में देखें तो याद करिए, मैंने आपको बताया था, तो इसके थंब में भी वो बैंड्स पाए जाएंगे, लेकिन इनका साइज हो सकता है अलग अलग हो नहीं सकता है, बिल्कुल होगा ही होगा। अब देखिए, इसका साइज और इसके इन रेपिटेटिव बैंड्स में अंतर दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से, जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमारी फिंगरप्रिंट्स के धारियों में ये बैंड्स अलग अलग साइज के बैंड्स पाए जाते हैं, उसी तरीके से हमारे डीएनए में भी कुछ बार बार रिपीट होने वाले सेगमेंट्स पाए जाते हैं और ये रिपीट होने वाले सेगमेंट का साइज अलग अलग होता है। ये देखिए, अलग अलग। अब इन सेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए बोलते हैं भाई। अब इस रेपिटेटिव डीएनए को हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं? तो हमने बताया था एक टूल होता है जिस टूल के माध्यम से हम इसको एनालाइज करते हैं। तो इसको हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इन सेगमेंट्स को काटते हैं। मैंने तो ये भी क्लियर किया था पिछले लेक्चर में कि ये जो रेपिटेटिव डीएनए होता है ये आपका दोनों तरफ किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कटिंग साइड से कवर्ड होता है, सराउंडेड होता है। ठीक है ना? तो उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके इन अलग अलग साइज के डीएनए को हमने काट लिया। इस सैंपल से भी हमने इनको अलग कर लिया। फिर इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस पर हम इनके बैंड्स बनाते हैं। अब ये बैंड्स कैसे बनते हैं? याद करिए, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए का सेपरेशन उनके मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर ये हैवी और लाइटर की पोजीशन में ऐसे अरेंज होंगे। हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाला ऊपर की तरफ, लाइट मॉलिक्यूलर वेट वाला नीचे की तरफ। इसी तरीके से इसमें भी बैंड्स क्रिएट होंगे। अब अगर ये बैंड्स समान आकार के होंगे तो इनकी पोजीशन भी समान होगी, तो हम कहेंगे कि ये सैंपल इसी पर्सन का है। लेकिन अगर इनके समान आकार नहीं होंगे तो इनकी पोजीशन भी नहीं समान होगी, तो हम कहेंगे कि ये वाला सैंपल इस पर्सन का नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी डीएनए सैंपल से किसी पर्सन की पहचान कर लेते हैं। तो ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दी थी। तो ये हमने बताया था आपको बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स की जगह बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बेसिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या बेस है, इसके बारे में बात करें। चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 सैंपल्स का। मान लीजिए
हमारे पास दो सैंपल हैं, सैंपल ए एवं सैंपल बी। ये दो लोग हैं और इन दो लोगों का, ये दो सैंपल्स में हमें डीएनए को मैच कराना है। तो ये दोनों सैंपल एक ही इंसान के हैं या दोनों सैंपल अलग अलग इंसानों के हैं, इसको हम आधार मान के बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझेंगे इस एग्जांपल की हेल्प से। तो हमने क्या किया, सैंपल ए से हमने कोई सेल एक्सट्रैक्ट की। सेल, अब ये सेल का सोर्स कुछ भी हो सकता है, बोन हो सकता है, हेयर हो सकता है, हेयर फॉलिकल हो सकते हैं, सीमेन हो सकता है, ब्लड हो सकता है, कुछ भी। हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से से अगर सेल निकाली जाएगी तो उसमें डीएनए कंपोजिशन सेम रहता है। तो हमने क्या किया कि दोनों सैंपल से सेल्स एक्सट्रैक्ट कर ली। तो हमने दोनों से सेल ली और सेल में से हमने क्या निकाला, क्रोमोसोम। हमें पता है कि हमारे सेल के न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम डीएनए के फॉर्म में मिलते हैं। तो क्रोमोसोम के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे, क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इंसानों में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 पेयर, 23 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और जब भी हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे तो दोनों सैंपल्स में से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने इस सैंपल से 8th नंबर का क्रोमोसोम सिलेक्ट किया। हमारा मन है, आप 9, 10, 11, 12 कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका भी 8th नंबर का ही आपको क्रोमोसोम सिलेक्ट करने पड़ेगा। ये पहली शर्त है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। अगर आप एक से ज्यादा क्रोमोसोम भी लेना चाहते हैं तो भी आपको सैंपल ए में जिन जिन क्रोमोसोम नंबर्स को सिलेक्ट किया है वही नंबर इसमें भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। मान लीजिए 8, 11, 15, तो इसमें भी 8, 11, 15 का ही सैंपल रहेगा। तो पहली शर्त तो ये होती है। चलिए अब एग्जाम्पल में हम सिर्फ एक क्रोमोसोम को लेकर एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो हम भाई क्रोमोसोम से डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपको पता है। तो इससे हमने डीएनए निकाला। ये हमने डीएनए निकाला। और इससे भी हमने, इस क्रोमोसोम से भी हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। अब देखिए, आपको मैंने डीएनए में रेड और ब्लू मार्कर का यूज करते हुए सिंबलाइज किया है इसकी दो कैटेगरी। अब ये कैटेगरी का क्या बेस है, इस कैटेगरी का बेस है इसका कामकाज। जी, कामकाज के आधार पर हम डीएनए को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वो जो काम का डीएनए होता है। काम का मतलब भाई काम का डीएनए, आदमी कामकाज के आधार पर दो ही तरीके के होते हैं, एक वो जो कामचोर होते हैं और एक वो जो काम करते हैं। तो जो काम करते हैं वो काम का डीएनए है और जो बेकार बैठे रहते हैं वो मान लीजिए बेकार का डीएनए है। ठीक है, कुछ देसी भाषा में मैंने नाम रख दिया, काम का डीएनए और बेकार का डीएनए। ओके, अब हम जरा एक सैंपल लेते हैं काम के डीएनए और बेकार के डीएनए का। हमने काम के डीएनए को ब्लू से दिखाया है और बेकार के डीएनए को रेड से दिखाया है। एक सैंपल ले लिया, एक सेगमेंट ले लिया काम के डीएनए का और बेकार के डीएनए का। यही सैंपल हमने यहां पर भी सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा सेगमेंट लिया इस सैंपल से, काम के डीएनए का और बेकार के डीएनए का। अब ये काम और बेकार का मतलब क्या हुआ,
काम का डीएनए का मतलब है फंक्शनल डीएनए, दैट मीन्स दिस इज फंक्शनल डीएनए। जी हां, ये है फंक्शनल डीएनए। अभी मैं बताऊंगा फंक्शनल का मतलब क्या है और नॉन फंक्शनल का मतलब क्या है। और जो ये रेड कलर वाला आप देख रहे हैं, ये है बेसिकली नॉन फंक्शनल डीएनए। जी, ये वाला डीएनए है कैसा, नॉन फंक्शनल। तो ये हो गए दोनों फंक्शनल, ब्लू वाला और रेड वाले दोनों सेगमेंट नॉन फंक्शनल हो गए। अब ये फंक्शनल और नॉन फंक्शनल का मतलब क्या हुआ भाई, कैसा फंक्शन। जी, अगर हम बात फंक्शनल डीएनए की करते हैं तो ये डीएनए, इस फंक्शनल डीएनए का मतलब है कि ये जीन वाला डीएनए है, दैट मीन्स इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन, इट कैन सिंथेसाइज प्रोटीन, ये सिंथेसाइज प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है। तो ये प्रोटीन का मैं मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, डीएनए का मॉलिक्यूल है प्रोटीन। तो ये ऐसा डीएनए का सेगमेंट जो प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है, उसको हम फंक्शनल डीएनए कहते हैं। तो अगर हम इसको फंक्शनल डीएनए को प्रोटीन कोडिंग डीएनए भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन कोडिंग, मेरे को अच्छा नाम लग रहा है प्रोटीन कोडिंग डीएनए का, तो मैंने नाम अपने मन से ले लिया प्रोटीन कोडिंग। तो जो डीएनए प्रोटीन कोड करता है वो फंक्शनल डीएनए यानी कि काम का डीएनए, ठीक है ना। तो ये भी प्रोटीन कोड करता है भाई, तो इसको भी हमने, ये भी आपका जीन बना रहा है, ठीक है, इसको भी हमने अलग कर लिया, ठीक है। तो ये आपका फंक्शनल डीएनए यानी कि प्रोटीन कोडिंग डीएनए। अब एक चीज आपको यहां पे बता दूं कि ये डीएनए, जो काम का डीएनए है, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बेकार का डीएनए, यानी कि इसका हम इस्तेमाल फिंगरप्रिंटिंग में नहीं करते। नो यूज इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, शॉर्ट में डीएफपी लिख दिया, समझ जाइएगा। तो नो यूज इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, दैट मीन्स हम फंक्शनल डीएनए का इस्तेमाल डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में नहीं करते। जो काम का डीएनए है वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में बेकार का डीएनए, ओके। अब हम लोग बात करते हैं बेकार के डीएनए का। बेकार के डीएनए का मतलब हो गया, जैसा मैंने आपको बताया, ये है नॉन फंक्शनल डीएनए, नॉन फंक्शनल डीएनए, ओके। ये है नॉन फंक्शनल डीएनए, यानी कि ये प्रोटीन कोड नहीं करता। ये क्यों है जीनोम में, कैसे है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये नॉन फंक्शनल डीएनए है। तो ये है नॉन फंक्शनल, दैट मीन्स ये नॉन प्रोटीन कोडिंग डीएनए है। ये था प्रोटीन कोडिंग डीएनए, तो ये क्या हो गया, नॉन प्रोटीन कोडिंग डीएनए, क्लियर। अब देखिए, अब जो नॉन प्रोटीन कोडिंग डीएनए है, ये आपका नॉन फंक्शनल डीएनए भी अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम कैटेगरीज वाइज डिवाइड करते हैं। तो पहली कैटेगरी जिसमें डीएनए काफी हैवी डेंसिटी का होता है, इसका डेंसिटी ग्रेडियंट काफी हाई होता है, और ये 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बार बार रिपीट होने वाले सीक्वेंस होते हैं। मान लीजिए यहां पर एग्जांपल हमने ले लिया एजी 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 का, एजी एजी एजी। तो ये कैसा है डीएनए बेटा, ये है आपका नॉन फंक्शनल डीएनए की पहली कैटेगरी, जिसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होती है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बल्क डीएनए।
पहली कैटेगरी है बल्क डीएनए। बल्क डीएनए क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेंसिटी ग्रेडियंट इसका हाई होता है। अभी मैं बताऊंगा डेंसिटी ग्रेडियंट के बारे में। डेंसिटी ग्रेडियंट हाई, ठीक है। डेंसिटी ग्रेडियंट इसका हाई होता है, इसको बोलते हैं बल्क डीएनए, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी का डीएनए यूनिट बेस होता है। इसमें तो आप एजी 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 के रिपीटेटिव सीक्वेंसेस देख रहे हैं। दूसरी कैटेगरी का डीएनए यूनिट वाइज चलता है, यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि एक यूनिट हमने ले ली, एक यूनिट ए जी सी जी सी सी, कोई भी रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं, और ऐसे करके लगभग 200 बेस पेयर की एक यूनिट है, जिसके हर यूनिट में यही इसी सीक्वेंस में बेस पेयर्स होंगे, चेंज नहीं होंगे। और हर यूनिट जो होती है वो नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें बार बार रिपीट होती है, लाइक दिस। ये इसमें भी हर यूनिट में, अब ये जो आपको मैं ऐसी लाइंस दिखा रहा हूं, ये एक यूनिट है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक यूनिट में ये 200 बेस पेयर की यूनिट्स बार बार रिपीट हो रही है। लाइक एक यूनिट को हम ऐसे दिखा रहे हैं। ये यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। मान लीजिए इसमें इस यूनिट का 500 बार रिपीटिशन है, तो इसमें मान लीजिए 400 बार, 400 टाइम्स। ठीक। इसके बाद अब देखिए, ये जो आपका यूनिट वाइज रिपीटेटिव डीएनए है, ये बेसिकली चूंकि यूनिट वाइज है, इसलिए इसको विशेष रूप से अलग नाम से भी जाना जाता है, और इसको बोला जाता है मिनी सैटेलाइट डीएनए। जी हां, मिनी सैटेलाइट डीएनए। और इसकी यूनिट में 100 से लेकर 20,000 बेस पेयर तक बेस पेयर पाए जा सकते हैं। 100 से लेकर 20,000 तक बेस पेयर इसकी एक यूनिट में मौजूद होते हैं। एक यूनिट में इतने बेस पेयर और बहुत सारी यूनिट्स एक पूरे सेगमेंट में। क्लियर? अब देखिए, तो इसको बोलते हैं मिनी सैटेलाइट डीएनए, या इसका दूसरा नाम VNTR, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। अब देखिए, इस बेकार के डीएनए में फिर से बल्क डीएनए का कुछ स्ट्रेच आ गया, और फिर यूनिट वाइज कैटेगरी का एक और डीएनए। एक तो कैटेगरी हो गई जिसमें 100 से लेकर 20,000 बेस पेयर तक पाए जा सकते हैं, और दूसरी कैटेगरी का ये तीसरी कैटेगरी है, और इस तीसरी कैटेगरी के अंदर एक यूनिट में 1 से लेकर 6 बेस पेयर, केवल 1 से लेकर 6 बेस पेयर तक, जैसे ATGC 4 बेस पेयर का यूनिट है, तो 4 बेस पेयर जिसमें 1 से लेकर 6 बेस पेयर तक यूनिट आ सकती है, बेस पेयर आ सकते हैं, ऐसी एक यूनिट बनती है। और ऐसी सैकड़ों की संख्या में यूनिट्स दोनों सैंपल्स में मौजूद हो सकती है। अच्छा, इसको चूंकि आकार में
सबसे ज्यादा बड़ा ये होता है। तो सबसे, अभी मैं इसको एक सिंबॉलिक उसमें दिखाऊंगा, बल्क डीएनए सबसे हैवी, मिनी सैटेलाइट उससे कम, और माइक्रो सैटेलाइट सबसे कम। तो डेंसिटी ग्रेडियंट में ये आपका तीनों का रेंज होता है, बल्क डीएनए, मिनी और माइक्रो सबसे स्मॉल। तो ये जो आपका माइक्रो सेट, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। और इसका दूसरा नाम एसएसआर है, सिंपल सीक्वेंस रिपीट, जी। ओके, तो आप देखिए, दो सैंपल्स लिए, दो सैंपल्स में हमने डीएनए को दो कैटेगरीज में, उसके कामकाज के आधार पे, उनके फंक्शन के बेस पे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला था फंक्शनल डीएनए और दूसरा था नॉन फंक्शनल डीएनए। फंक्शनल डीएनए यानी प्रोटीन कोडिंग डीएनए, जिसमें हमारे फंक्शनल जीन्स आ जाते हैं। नॉन फंक्शनल डीएनए जिसमें नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। और इसमें अगेन तीन कैटेगरीज हैं, बल्क डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए एंड माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। इसमें से बल्क डीएनए जो है आपका वो यूनिट वाइज नहीं होता, और बाकी दो यूनिट वाइज डीएनए होते हैं, जिसमें पहला है मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट की एक यूनिट में 100 से लेकर 20,000 या 0.1 से लेकर 20 kbp तक बेस पेयर्स होते हैं, किलो यानी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसको हम VNTR यानी कि वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स के नाम से भी जानते हैं। टैंडम रिपीट्स के नाम से भी VNT, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। और माइक्रो सैटेलाइट के एक यूनिट में 1 से लेकर 6 बेस पेयर तक, और इसको हम सिंपल सीक्वेंस रिपीट या SSR के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दूं कि हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो ये बेकार का डीएनए है यानी कि नॉन फंक्शनल डीएनए है, इसी का इस्तेमाल हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। इसी का करते हैं, यानी कि बेकार के डीएनए ही को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के काम में लाते हैं। बात समझ में आ गई, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर हम इसको देखें कि किस तरीके से ये फंक्शन के बेस पे हमने डीएनए को डिवाइड किया है, जरा इस सैंपल में भी आप देख सकते हैं। ये हमने क्या किया है भाई कि हमारे जो वॉश बेसिन के वेस्ट पाइप को हमने सिलेक्ट करके ऐसे निकाल के इसके दो वेस्ट पाइप हमने जोड़ के इस तरीके का एक यूनिट बनाया जो फंक्शन के बेस पे आपके डीएनए को दिखा रहा है। जितने भी आपने ब्राउन सेगमेंट्स देख रहे हैं, ये जो ब्राउन, इसको हमने ब्लू जीन दिखाया है, ये फंक्शनल डीएनए यानी कि ये जीन कोडिंग यानी प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस है, जो जीन्स है। और जो व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है ये नॉन फंक्शनल डीएनए। क्लियर है बात? ये जो नॉन फंक्शनल डीएनए है इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं इनके साइज के बेस पे। सबसे ज्यादा भारी ये वाले सेगमेंट है, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, और ये वाले सेगमेंट है, ये है हमारा बल्क डीएनए। जी, ये है बल्क डीएनए। अब देखिए इसमें वेस्ट पाइप में ऐसी धारियां, ये जो रिंग्स के दिखाई दे रहे हैं, ये मोटे मोटे रिंग्स बने हुए हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया? मिनी सैटेलाइट डीएनए। क्या बोल दिया भाई? मिनी सैटेलाइट डीएनए। और जिनकी धारियां पतली पतली यानी छोटे छोटे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है, इसको हमने क्या बता दिया? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। दिखाई दे रहा होगा, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट। और ये बीच में ब्राउन कलर वाला ये जीन है, फंक्शनल जीन है। और ये क्या है? ये जो बाकी का हिस्सा है जो फ्लैट दिखाई दे रहा है, ये हमारा बल्क डीएनए है। अब देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें जो रेड कलर वाला पूरा सेगमेंट है जो कि नॉन फंक्शनल डीएनए है, यही बेसिकली, अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यूज किसका हो रहा है? मिनी सैटेलाइट का। तो हम ये कह सकते हैं कि यही रेपिटेटिव डीएनए यूज होता है इसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। एक लाइन में कह सकते हैं कि हम रेपिटेटिव डीएनए, इसी रेपिटेटिव डीएनए का इस्तेमाल करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो ये बार बार रिपीट होने वाला वही रेपिटेटिव डीएनए है जिसके बारे में अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस
क्या? रेपिटेटिव डीएनए, नॉन फंक्शनल डीएनए। थोड़ा सा समराइज कर देता हूं और भी। अब देखिए बल्क डीएनए, याद करिए आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, जिसको बोलते हैं मैथ्यू मेसेल्सन एक्सपेरिमेंट, मैथ्यू मेसेल्सन का स्टॉल एक्सपेरिमेंट, मैथ्यू मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट आपने याद कीजिए। तो उसमें हम लोग सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। याद करिए उसमें 14N और 15N के डीएनए को हम लोग डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड से निकालते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम ये जो आपका 3 कैटेगरीज हैं, हमने रेपिटेटिव डीएनए की 3 कैटेगरीज बताई हैं। कौन कौन सी भाई? पहली बल्क डीएनए, दूसरी मिनी सैटेलाइट और तीसरा माइक्रो सैटेलाइट। और साथ ही साथ में मैंने ये भी बताया है कि डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से सबसे हैवी, उससे कम, उससे कम। याद करिए अगर आपने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड पढ़ा होगा तो उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम इनकी पीक्स देखते हैं। अब देखिए अलग अलग तीनों प्रकार के डीएनए हैं, इनकी पीक्स कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि यहां पर हमने इस एक्सेस पे हमने डेंसिटी ले ली और इस एक्सेस पे हमने रेपिटेटिव डीएनए ले लिया। अब देखिए जो डेंसिटी के आधार पे सबसे ज्यादा मात्रा में डीएनए है तो उसकी उस जो रेपिटेटिव डीएनए है उसकी पीक सबसे हाई होगी, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है उसकी पीक सबसे हाई होगी। और जो सेगमेंट वाइज तो नंबर्स इनके बहुत हैं लेकिन इनकी डेंसिटी लो है तो इनकी पीक्स छोटी होंगी, लो पीक, और ये हाई पीक। तो याद करिए हमने एनसीईआरटी में लो पीक और हाई पीक के बारे में पढ़ा है। तो हमने इस रेपिटेटिव डीएनए को डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक हाई पीक एंड लो पीक। ठीक है, तो हाई पीक वाला कौन सा है? यह है बल्क डीएनए, और ये दोनों लो पीक्स किसकी हैं? मिनी एंड माइक्रो सैटेलाइट की। समझ में आ रहा है? तो रेपिटेटिव डीएनए की 3 कैटेगरीज हैं, बल्क डीएनए, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो। और इनको हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं तो सबसे हाई पीक आपकी डेंसिटी वाइज सबसे हाई पीक आपका बल्क डीएनए की होती है और छोटी स्मॉल पीक्स होती हैं आपकी मिनी और माइक्रो सैटेलाइट की। याद कर लीजिए इस चीज को। अब हम तो अभी हमने देखा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम रेपिटेटिव डीएनए का इस्तेमाल करते हैं। तो मन में एक सवाल आता है कि रेपिटेटिव डीएनए का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और किसी टाइप के डीएनए का क्यों नहीं, फंक्शनल डीएनए का क्यों नहीं? तो इसी सवाल से हम कुछ बातें आपको जुड़ी हुई बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम सवाल लिख देते हैं, व्हाई यूज रेपिटेटिव डीएनए इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएफपी लिख दिया शॉर्ट में। तो चलिए पता करते हैं कि रेपिटेटिव डीएनए में ऐसा क्या है जिसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन जीनोम का साइज है 10⁹ बेस पेयर। अंदाजा लगा सकते हैं कितना लार्ज साइज का। और इसमें 99.9% डीएनए हर पर्सन में, दुनिया के किसी कोने में रहता हो, सिमिलर होता है, सिमिलर डीएनए पाया जाता है। तो क्या हम इस सिमिलरिटी के बेस पर कभी दो लोगों की पहचान कर सकते हैं? पहचान तो डिसिमिलरिटी के बेस पे ही होती है। ठीक है, तो 99.9% सिमिलर होता है। हाँ, इसका एक्सेप्शन और बता दूं
मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इसका एक्सेप्शन है। इनमें 100% डीएनए सेम होता है। तो क्या 100% डीएनए सेम होने के बावजूद क्या इनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिकल होती है? चलिए इस चीज को हम बताएंगे आपको अपने इस चैप्टर के लास्ट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे बना रहने दीजिए और इसका हम सॉल्यूशन देंगे आपको इस चैप्टर के लास्ट में। चलिए, तो 99.9% सिमिलर डीएनए है और मैंने आपको बताया सिमिलरिटी के बेस पर किसी की पहचान नहीं हो सकती। आप अंदाजा लगाइए, आपको जब नीट का फॉर्म भरना होता है तो आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपसे मांगी जाती है। क्यों पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फुल साइज क्यों नहीं? क्योंकि इतने पोर्शन में सबसे ज्यादा हमारे वेरिएशन पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भाई रूप रंग, चेहरे का जो आपका अलग से पहचान है वो बॉडी के हर अंग की पहचान से बिल्कुल अलग है और ज्यादा है। तो इसलिए हमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगी जाती है। तो 99.9% डीएनए सिमिलर है, तो ये तो इसका चेहरा नहीं हो सकता जिससे हम किसी दो लोगों में पहचान कर सकें। तो चेहरा होता है इसका डिसिमिलर डीएनए, यानी कि 0.1% डीएनए। जी हाँ, यही वो डीएनए है जिसको हम कह सकते हैं भाई बहुरूपीय डीएनए है। ये इसके बहुत सारे, हर पर्सन का जैसे चेहरा अलग होता है तो हर पर्सन में ये 0.1% डीएनए बिल्कुल अलग होता है। और इस फिनोमिना को बेटा बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म या वेरिएबिलिटी। डीएनए वेरिएबिलिटी या डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, यही चेहरा है जिससे हम किसी पर्सन के डीएनए से किसी पर्सन को पहचान सकते हैं। चलिए, अब यहां पर एक सवाल आता है और इसका देखिए अमाउंट भी पर्याप्त है, 3 × 10⁶ बेस पेयर, ये भी एक ह्यूज अमाउंट है। अब देखिए, अगर हम किसी पर्सन को उसकी सिमिलरिटीज को ध्यान में रख के आइडेंटिफाई करना चाहें तो नहीं कर सकते। दो लोगों को मैंने आपको बताया डिसिमिलरिटीज को ध्यान में रखना होता है। अब 99.9% इतने बड़े अमाउंट में इतनी डिसिमिलरिटीज को 0.1% को ढूंढना बिल्कुल वैसा है जैसे भूसे के ढेर से एक सुई निकालना। भाई तरीका यह है कि हम पूरे डीएनए को खोलें और उस डीएनए की एक एक बेस पेयर को हम कंपेयर करें। तो ये एक ऐसी लंबी प्रक्रिया होगी जिसका कोई अंत ही नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े डीएनए को खोलकर एक एक बेस पेयर को कंपेयर करना लोगों से बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, डिसिमिलरिटी ही इसका बेस है। तो यहां पर ये जो 0.1% की डिसिमिलरिटी है, अगर हम इसी को आइडेंटिफाई कर लें तो किसी भी पर्सन को हम उसके डीएनए से पहचान सकते हैं, किसी भी फोटो से किसी भी पर्सन को पहचान सकते हैं। अगर हम आपको एक फोटो दे दें और कहें कि इस शक्ल के आदमी को ढूंढ लाओ तो आप ढूंढ लाओगे। लेकिन अगर हम आपको ऐसी कोई फोटो दे दें जिसमें आप चेहरा ना दिया हो, बाकी सब आपके ऑर्गन्स दिए हों, कमरे गर्दन से लेकर नीचे, तो क्या आप ऐसी फोटो लेकर दुनिया में उस आदमी को ढूंढ पाओगे? नहीं ना, क्योंकि ये पोर्शन तो लगभग में सभी का समान होता है। असमानताएं होती हैं लेकिन इसमें इतना वेरिएशन नहीं होता जिससे कि आप उस फोटो को देखकर किसी आदमी को पहचान पाओ। तो इस प्रक्रिया की जटिलता को कम करने के लिए, पूरे जीनोम को खोलकर एक एक बेस पेयर को कंपेयर करने की प्रक्रिया को कम करने के लिए बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस अपनाई जाती है। जी, ये उसी का शॉर्टकट मेथड है जिसमें हम पूरे जीनोम को खोलने से और कंपेयर करने से बचते हैं। तो 0.1% डीएनए को हम आइडेंटिफाई कर लें तो इसी डिसिमिलर डीएनए से हम आसानी से किसी भी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब यहां पर फिर एक सवाल आता है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए कि अगर जब आपको पता है कि डिसिमिलरिटी ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्य आधार है तो हम कह सकते हैं ना, दिस इज द बेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द
डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ही आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और साथ में ह्यूमन जीनोम डीएनए सीक्वेंसिंग का भी यही बेस है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ह्यूमन जीनोम डीएनए सीक्वेंसिंग। नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर एक सवाल आता है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म डेवलप कैसे हुआ। अब जरा ये भी जान लें, ये हमारे जीनोम में कैसे डेवलप हुआ। ये डेवलप हुआ है म्यूटेशन की वजह से, जी म्यूटेशन की वजह से। ये वेरिएबिलिटी हमारे जीनोम में म्यूटेशन की वजह से डेवलप हुई है। अब आप देखिए म्यूटेशन, कौन सा म्यूटेशन, हमें पता है कि जर्म सेल्स में भी म्यूटेशन हो सकता है एंड सोमैटिक सेल्स, सोमा यानी बॉडी, सोमैटिक सेल्स में भी म्यूटेशन हो सकता है। लेकिन सोमैटिक सेल तो पर्सन के मरने के साथ ही खत्म हो जाता है। रही बात जर्म सेल्स, जर्म सेल्स मतलब गैमिट्स, गैमिट्स में अगर कोई म्यूटेशन हुआ है तो वो स्प्रेड करता है पॉपुलेशन में। अब आप देखिए जो जर्म सेल्स हैं, इनके गैमिट्स में, इनके जर्म सेल में होने वाला म्यूटेशन किस तरीके से म्यूटेट करता है। अब इसमें देखिए जर्म सेल में दो तरीके का डीएनए पाया जाएगा। जैसे हमें पता है कि फंक्शन के हिसाब से हमने डीएनए को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला तो फंक्शनल डीएनए और दूसरा नॉन फंक्शनल डीएनए। इन दोनों में म्यूटेशन होगा, फंक्शनल डीएनए में भी और नॉन फंक्शनल डीएनए में। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि फंक्शनल डीएनए में म्यूटेशन का क्या इफेक्ट होता है, नॉन फंक्शनल डीएनए में क्या इफेक्ट होता है। तो पहले तो हम फंक्शनल डीएनए को देख लेते हैं। फंक्शनल डीएनए यानी कि डीएनए का वो सेगमेंट जो कोई प्रोटीन बनाता हो, यानी ऐसा सेगमेंट, मान लीजिए डीएनए का डीएनए है और ये सेगमेंट है आपका, और ये सेगमेंट कोई प्रोटीन बना रहा है। तो आपको पता है कि ये प्रोटीन बनाने वाला सेगमेंट क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, हाँ जी जीन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन, जी। अब अगर मान लीजिए इस फंक्शनल डीएनए में कोई म्यूटेशन हुआ और इस म्यूटेशन से इसका कोई न्यूक्लियोटाइड बेस, ये कोई बेस पेयर चेंज हो गया, तो इस जीन से बनने वाली प्रोटीन में भी तो चेंज हो जाएगा। इस जीन से बनने वाली प्रोटीन में भी चेंज हो जाएगा। अब जब ये प्रोटीन चेंज होगी, जी हां याद आ रहा है आपको, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था। उसमें आपको कुछ चीजें बताई गई थी, फंक्शनल एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम, ओके, याद करिए। तो ये जो प्रोटीन बनी, अब ये एंजाइम हो सकता है या स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकती है, इसका इफेक्ट अगर चेंज हो जाता है तो ये चेंज, मान लीजिए ये प्रोटीन पहले बन रही थी और ये प्रोटीन बाद में बन रही, आफ्टर म्यूटेशन। ये नॉर्मल थी और ये आफ्टर म्यूटेशन प्रोटीन बनी इस चेंज की वजह से। अब ये जो आफ्टर म्यूटेशन प्रोटीन बनी, इसका भी एक फिनोटिपिक इफेक्ट होगा। और इसका भी एक फिनोटिपिक इफेक्ट होगा। तो बेटा इस फिनोटिपिक इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट। क्या बोलते हैं, ट्रेट। और जेनेटिक लेवल पे इसको हम क्या बोलते हैं, एलील। लेकिन ये एलील जो पहले से मौजूद था, ठीक है ना, और ये एलील बाद में आफ्टर म्यूटेशन आ रहा है, तो इसको हम एलील कब बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, जब इस चेंज की वजह से हमारी पॉपुलेशन में इस प्रकार के फिनोटिपिक इफेक्ट आ जाएं जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.1% या उससे ज्यादा हो और मोर, तो हम इसको उस कंडीशन में एलील बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी बता रही है कि ये फिनोटाइप तो ये नॉर्मल हो गया, लेकिन आफ्टर म्यूटेशन जो ये फिनोटिपिक इफेक्ट आया
और ये फिनोटिपिक इफेक्ट हमारी पॉपुलेशन में 1000 की जनसंख्या में या 10,000 की जनसंख्या के 0.01% लोग इस म्यूटेशन की वजह से प्रभावित दिख रहे हैं। ये एलील 0.01% की फ्रीक्वेंसी में हमारी पॉपुलेशन में आकर इस्टेब्लिश हो गया है, कम से कम या उससे ज्यादा, तो उस कंडीशन में हम इसको एलील बोल देंगे। और ये जो फिनोटिपिक आपको दोनों फिनोटाइप्स दिखाई दे रहे हैं, इसके और इसके, ये दोनों ही एलील्स, यही बेसिकली डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। ट्रेडिशनली इसी को हम क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि ये हमें फिनोटिपिक इफेक्ट में दिखाई दे रहा है। ये हमें देखिए इसमें दिखाई दे रहा है फिनोटाइपिक इफेक्ट में। अब मैंने आपको बताया कि नॉन फंक्शनल में भी तो म्यूटेशन हो रहा है, तो ये जो नॉन फंक्शनल में म्यूटेशन हो रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा? अब आप ऐसे समझिए कि जिस घर में कुछ लोग रह रहे हों और उस घर में आपको तोड़फोड़ करनी हो, तो पक्की बात है कि घर में रहने वाले लोग प्रभावित होंगे और जल्दी आपकी उस चेंज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कुछ मकान ऐसे भी हैं उस मोहल्ले में जिसमें अब लोग नहीं रह रहे हैं। जब लोग नहीं रह रहे हैं तो आसानी से आप चाहे छत तोड़िए, दीवार तोड़िए, कुछ भी तोड़िए, वो अंदर के लोग प्रभावित नहीं होंगे और वो किसी प्रकार के चेंज के लिए आपको रोकेंगे नहीं। ठीक है, ये तो हो गया फंक्शनल डीएनए, यानी वो सेगमेंट जिसमें प्रोटीन बन रही है। प्रोटीन में अगर कोई चेंज आता है तो नेचुरली इस म्यूटेशन के लिए रिपेयर सिस्टम भी काम करता है, नहीं कर रहा है, कोई हार्मफुल इफेक्ट हुआ, उसके रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी में अंतर आ गया, तो वो जल्दी ये इस तरीके के इफेक्ट नहीं दिखाई देते। लेकिन नॉन फंक्शनल डीएनए में तो प्रोटीन बन ही नहीं रही है। जब प्रोटीन नहीं बन रही है तो आसानी से इसमें जो चेंजेस हैं वो होते जाएंगे। तो इस वजह से नॉन फंक्शनल डीएनए में जो हमारा म्यूटेशन है वो एक्युमुलेट होता जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है। और इस एक्युमुलेशन ऑफ म्यूटेशन की वजह से जो प्रभाव आता है वो ये आता है कि इसमें हाई डिग्री ऑफ, ठीक है ना, एक्युमुलेशन ऑफ म्यूटेशन। क्यों एक्युमुलेशन ऑफ म्यूटेशन भी? क्यों? क्योंकि इसमें म्यूटेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जब म्यूटेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो म्यूटेशन ज्यादा होगा और इसकी वजह से ये हाईली वेरिएबल सेगमेंट्स होंगे। जी, आंसर आपका आ गया, हाईली वेरिएबल सेगमेंट्स। हम ऐसी फोटो का इस्तेमाल करेंगे ढूंढने के लिए जिस फोटो में चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। तो यही वो चीज है कि इन नॉन फंक्शनल रेपिटेटिव डीएनए में, नॉन फंक्शनल रेपिटेटिव डीएनए में हाईली वेरिएबिलिटी पाई जाती है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल हम, ये है आपका क्वेश्चन, तो इसका आंसर मैंने ये बताया, हाईली वेरिएबिलिटी सेगमेंट होते हैं, इस वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। अब अगला सवाल मैं आपको बताता हूं, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि ये हाईली वेरिएबल सेगमेंट्स आपके कैसे यूज होते हैं, क्या ट्रिक इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा।